कन्नौज के अंदर एक राजा हुए, उन राजा का नाम था हर्षवर्धन। क्या नाम था? बड़े शक्तिशाली राजा हुए थे। कहां के राजा हुए? क्या नाम था? पूरा उत्तर भारत उनके कब्जे में था, पूरा नॉर्थ इंडिया। विंध्याचल के नीचे नहीं, विंध्याचल के नीचे साउथ आ जाता है, तो विंध्याचल से ऊपर ऊपर का पूरा जो पोर्शन है वो किसके पास में था? हर्षवर्धन। उनकी राजधानी है कन्नौज। कौन सी राजधानी है? जब हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई तो अब कन्नौज पे कब्जा करने के लिए भारत की 3 शक्तियां लड़ी। कितनी शक्तियां? कहां पे कब्जा करने के लिए? इसलिए त्रिपक्षीय संघर्ष। क्या होता है? ट्राई पार्टी स्ट्रगल। 3 पक्षों में संघर्ष होता है। उनमें एक शक्ति वो विंध्याचल के नीचे रहती है साउथ में, वो है राष्ट्रकूट। कौन सी है? जिनकी यहां पर राजधानी जो उसका नाम है मान्यखेत। क्या नाम है? एक इधर बंगाल बिहार में एक शक्ति वो है पाल, और पालों की राजधानी है मुंगेर। कौन सी राजधानी? एक अपने राजस्थान गुजरात के अंदर एक शक्ति है प्रतिहार, और प्रतिहारों की राजधानी है भीनमाल। कौन सी राजधानी है? पश्चिमी भारत के प्रतिहार, दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट, पूर्वी भारत के पाल, उत्तर भारत के कन्नौज पर कब्जा करना चाहते हैं। है बात समझ में? कब्जा कहां पे करना है इनको? नॉर्थ। शक्तियां कहां कहां की? पूर्व, पश्चिम और दक्षिण। है बात समझ? हर्षवर्धन के बाद में कन्नौज बड़ा कमजोर हो गया। हर्षवर्धन के जो उत्तराधिकारी थे वो इतने सक्षम नहीं थे, इसलिए पाल इस मौके का फायदा उठाते हैं और पाल कन्नौज पे कब्जा करते हैं। कहां कब्जा करते हैं? ये बात प्रतिहारों को पसंद नहीं आती। प्रतिहार जाते हैं, पालों को पीट के निकाल देते हैं। अब कन्नौज पर किसका कब्जा था? प्रतिहार। ये बात राष्ट्रकूटों को पसंद नहीं है। राष्ट्रकूट गए, इन्होंने जाके प्रतिहारों को निकाल दिया और किस कहां पर कब्जा कर लिया? कन्नौज। कहां पे कर लिया? त्रिपक्षीय संघर्ष। 3 पक्ष कन्नौज पे कब्जा करने के लिए लड़ रहे हैं। पहले कौन सा पक्ष है? पाल, उनको हरा के प्रतिहार, उनको हरा के। पर राष्ट्रकूट साउथ इंडिया से है, नॉर्थ और साउथ के बीच में एक पर्वतमाला पड़ जाती है विंध्याचल। जब इतना ट्रांसपोर्टेशन, इतना कम्युनिकेशन नहीं था, तो नॉर्थ में बैठ के साउथ हैंडल नहीं कर सकते, साउथ में बैठ के नॉर्थ हैंडल नहीं कर सकते। यहाँ साउथ में मुख्य वंश कौन सा है? राष्ट्रकूट। पर इसके अलावा कई छोटे छोटे वंश हो रहे हैं यहाँ पे। चेर, चोल, पांडे, कदम्ब, गंग, वनवासी, कई छोटे छोटे वंश है। इन सब छोटे छोटे वंशों ने जब देखा कि आजकल मान्यखेत खाली पड़ा है। क्या खाली पड़ा है? भाई राष्ट्रकूटों की राजधानी कौन सी? मान्यखेत। इन सब ने गठबंधन बनाया और गठबंधन बना के मान्यखेत पे कब्जा कर लिया। कहां कब्जा कर लिया? मान्यखेत किसकी राजधानी? राष्ट्रकूटों। वो कहां पर बैठे हुए हैं? कन्नौज। पीछे से घर वाले प्लॉट पे कब्जा। इसलिए राष्ट्रकूट भाग कर आए वापस। भाग कर आके इन कुकुरमुतों को, छोटे छोटों को हराया और वापस आके अपने कहां पर कब्जा किया? कहां पे किया? कन्नौज वापस खाली। पाल गए। पालों जा कहां पे कब्जा किया? प्रतिहार आए। पालों को हटा के कहां पर कब्जा किया? राष्ट्रकूट गए। प्रतिहारों को हटा के कहां पे कब्जा किया? कन्नौज। इन छोटे छोटे वंशों ने मिलकर मान्यखेत पे कब्जा कर लिया। राष्ट्रकूट वापस कहां पर आए? 2 चरण त्रिपक्षीय संघर्ष के। त्रिपक्षीय संघर्ष के आप एंशिएंट पढ़ोगे तब लिखोगे लाइन जो मैंने अभी बोली है, केवल एग्जैक्टली सेम आप लिखोगे। प्रथम चरण, पालों ने कन्नौज पर कब्जा किया, प्रतिहारों ने पालों को हटाकर कन्नौज पर कब्जा किया, राष्ट्रकूटों ने प्रतिहारों को हटाकर कन्नौज पर कब्जा किया। लेकिन साउथ के अन्य शक्तियों द्वारा मान्यखेत पर कब्जा करने के बाद राष्ट्रकूट वापस चले गए। एक चरण समाप्त। दूसरा चरण, पालों ने कन्नौज पर कब्जा किया, प्रतिहारों ने पालों को हटाकर कन्नौज पर कब्जा किया, राष्ट्रकूटों ने प्रतिहारों को हटाकर कन्नौज पर कब्जा किया, साउथ की शक्तियों ने मान्यखेत पर कब्जा किया था, राष्ट्रकूट वापस चले। 2 चरणों में 3 शक्तियां लड़ रही है। लेकिन अब राष्ट्रकूटों को बहुत अच्छे से समझ में आया कि अपने साउथ में बैठ के नॉर्थ कंट्रोल नहीं होगा, नॉर्थ में बैठ के साउथ, तो उन्होंने कहा मरने दो, अपने घर संभालते हैं। घर उनका कौन सा है? मान्यखेत। इसलिए अब आगे का चरण द्विपक्षीय है। आगे का चरण कैसा है? अब पाल और प्रतिहारों के बीच की लड़ाई। अब पाल और प्रतिहार लड़े, उसमें फाइनली प्रतिहार जीत गए। कौन जीत गए? तो प्रतिहारों ने कहां कब्जा कर लिया? कहां पे? कन्नौज। तो अब पाल आउट, कब्जा कौन करके कौन बैठ गए? प्रतिहार। ये राष्ट्रकूटों को पसंद नहीं है और राष्ट्रकूटों को लगता है यार ये कैसे हो सकता है, शक्तिशाली हम है और कब्जा किसका हो रखा है? प्रतिहारों का। पर वो प्रैक्टिकल थे, वो जानते थे कि यदि हम वहां कब्जा करेंगे तो साउथ को नहीं संभाल पाएंगे, इसलिए इन्होंने कहा इस बार कब्जा नहीं करना। इस बार एक राष्ट्रकूटों का राजा यहां से गया, उस कन्नौज पर गया, कन्नौज पर हमला किया, प्रतिहारों को बहुत ढंग से हराया, पर उनको हटाया नहीं। उनको कहा टैक्स दो। टैक्स लिया, वापस आ गया, ताकि इन बाकियों को मौका मिले नहीं। थोड़े दिनों बाद में वापस एक राजा गया, वापस कन्नौज गया, वापस प्रतिहारों का टैक्स दो, टैक्स लेके वापस आ गया। इस लड़ाई में कोई एक शक्ति जो अनबीटेबल थी, किसी से हारी नहीं, वो शक्ति कौन सी थी? कौन सी थी? राष्ट्रकूट। 4 बार हमले किए, 2 बार उन्होंने कब्जा किया, 2 बार वहां से क्या लेके आ गए थे? टैक्स। इस लड़ाई में कोई शक्ति जो कन्नौज पर कब्जा करने में कामयाब हो गई, वो कौन सी थी? प्रतिहार। कौन थे?
कि फाइनली वहां पर यदि किसी का कब्जा होता है, कैप्चर करते हैं कोई, तो कौन करते हैं? प्रतिहार। पर जब राष्ट्रकूट 4 बार यहां से गए, गए आए गए आए गए आए, कभी ऐसा नहीं हो पाता कि एक राजा सेना लेके गया, कहीं पर कब्जा किया, 2 साल वहां पे रुका, वापस जब आता है तो पूरी सेना नहीं आ पाती, कुछ लोग उसके वहीं पे रह जाते हैं। इसलिए कुछ लोग इनके राष्ट्रकूटों के यहीं आसपास बस गए, गढ़वाल वाले इलाके में। कौन से इलाके में? इसलिए वे राष्ट्रकूट जो उधर गढ़वाल वाले पहाड़ी क्षेत्र में बसे, उधर कन्नौज के आसपास, वो कहलाए गहडवाल। क्या कहलाए? वो वहां वहीं पर बैठे हैं। समय का चक्कर घुमा, साउथ वाले राष्ट्रकूट कमजोर हो गए। कौन कमजोर हो गए? और यहां पर एक नई डायनेस्टी आ गई, चालुक्य। कौन सी आ गई? इनका खेल समाप्त साउथ में। समय का चक्कर घुमा, कन्नौज के प्रतिहार कमजोर हो गए। कन्नौज में कौन कमजोर हो गए? प्रतिहार कन्नौज वाले कमजोर हो जाते हैं। जैसे कन्नौज वाले प्रतिहार कमजोर हुए, ये राष्ट्रकूट जो यहां नॉर्थ में बैठे थे गहडवाल नाम से, किस नाम से? ये कन्नौज पे कब्जा कर गए। कहां कब्जा कर गए? साउथ वाले राष्ट्रकूट अपने पीक टाइम में, जब माइटी राष्ट्रकूट थे वो, जब वो किसी से नहीं आ रहे थे, तभी भी वो कन्नौज पर कब्जा नहीं कर पाए। पर उनकी ब्रांच जो अब नॉर्थ के अंदर बैठी है, प्रतिहारों को हटाकर कहां पर कब्जा कर गई? कन्नौज। कहां कब्जा कर गई? तो कन्नौज के अंदर राष्ट्रकूटों की कौन सी ब्रांच आई हुई है? गहडवाल। जब राष्ट्रकूट शक्तिशाली थे, जब राष्ट्रकूट कन्नौज पर 2 बार कब्जा कर गए, 2 बार टैक्स लेके गए, तो कन्नौज उत्तर भारत की राजधानी, इसका मतलब पूरे उत्तर भारत को कंट्रोल कर रहे हैं, पूरे उत्तर भारत से टैक्स ले रहे हैं। उन दिनों में वो अपने राजस्थान से भी टैक्स ले रहे थे। कहां से टैक्स ले रहे हैं? राजस्थान से भी टैक्स ले रहे हैं। और राजस्थान में उनका जो मुख्य अड्डा है, जहां पर उनका बंदा बैठ के टैक्स लेता है, वो है पाली। वो कौन सी जगह है? पाली में बैठ के उनका एक बंदा यहां पर टैक्स लेता है। किसका? राष्ट्रकूटों। किसका? जब तक उनका इधर नॉर्थ के अंदर, जब तक उनकी दादागिरी चली होगी, तब तक उन्होंने राजस्थान का भी क्या लिया? टैक्स। कहां पे बैठ के? और उन पाली वाले राष्ट्रकूटों में से किसी एक की बहन है महालक्ष्मी राष्ट्रकूट, जो अल्लट की माता है। हमने पढ़ा था। पाली और उदयपुर में शादी होनी संभव है? पाली उदयपुर ज्यादा कोई दूर है नहीं है, वरना तो राष्ट्रकूट साउथ इंडिया गए थे। तो भाई महालक्ष्मी राठौड़ कहां से आई, या महालक्ष्मी राष्ट्रकूट कहां से आई? तो वो राष्ट्रकूटों की एक ब्रांच कहां पर बैठी हुई है? पाली। और वो राजस्थान में क्या लेते हैं? टैक्स। अच्छा, पाली के अंदर बैठ के कोई बंदा टैक्स लेता है, राजस्थान का कोई बंदा कहे नहीं दूंगा, क्या कर लोगे? तो उसने कहा साउथ से बुलाऊं मैं राष्ट्रकूटों को। और साउथ वाले राष्ट्रकूटों को सब डर लगता था, इसलिए राजस्थान वाले चुपचाप उनको क्या दे रहे हैं? टैक्स। अब साउथ में राष्ट्रकूट समाप्त हो गए, क्या अब भी पाली वाले राष्ट्रकूटों को टैक्स देगा? अब यदि वो कहेगा हम साउथ से बुला लेंगे, बुला देखे कौन आता है? साउथ में नहीं बचे भाई साहब, जब वहीं कमजोर हो गए तो यहाँ पे क्या करोगे? इसलिए पाली वाले राष्ट्रकूट कहां चले गए, उनके बारे में कोई जानकारी, कि वो ब्रांच यहां थी, उनका अभिलेख है, उनकी रानियों की जानकारी मिलती है अपने को पूरा। आगे हम पढ़ेंगे, हस्तिकुंडी अभिलेख मिला उनका पूरा का पूरा। एक राजा वहां पर 4-5 राजाओं के नाम बताता है, पर उसके बाद में उनकी हमारे पास कोई भी जानकारी नहीं। हो सकता है वापस वो साउथ इंडिया की तरफ निकल गए हो सकता है वापस वो कन्नौज की तरफ चले गए, पर हमारे पास उनकी ज्यादा जानकारियां नहीं। ये जो पाली वाला इलाका था, ये पैसे वाली जगह थी, इसलिए राष्ट्रकूटों ने अपनी राजधानी बनाई। ये व्यापारिक मार्ग था यहाँ से, तो पाली बड़ी ट्रेड सेंटर हुआ करता। अब जहां पैसे हो गए, वहां पे लूटपाट ज्यादा होगी कम होगी? तो यहाँ लूटपाट होने लगी थी। यहाँ पाली में रहते हैं पालीवाल ब्राह्मण। कौन रहते हैं? पालीवाल। बिजनेस क्या करते थे पालीवाल ब्राह्मण? व्यापारी थे। पालीवाल ब्राह्मणों को तो मुझे बड़ा जोरदार लगता है कि पालीवाल ब्राह्मणों ने जैसलमेर में खड़ीन से खेती करनी शुरू की। कि खड़ीन से खेती करने वाले कौन थे? पालीवाल ब्राह्मण। पाली में बिजनेस कर रहे थे तो कौन कर रहे थे? पालीवाल। सब काम, मतलब आप खेती भी कर रहे हो, आप व्यापार भी कर रहे हो, है ब्राह्मण। वर्ण व्यवस्था तो कहती है, वर्ण व्यवस्था तो अलग अलग बताती है, ब्राह्मणों का काम पढ़ना और पढ़ाना था, तो वो तो काम कर ही रहे होंगे, पढ़ना और पढ़ाने वाला, लेकिन साथ के अंदर खेती भी कर रहे थे, साथ में क्या कर रहे थे? बड़े जुझारू रहे। और कहते हैं जैसलमेर के अंदर तो जब पालीवाल ब्राह्मणों की राजा के साथ में नहीं बनी, तो एक साथ 84 गांव ने पालीवालों ने पलायन किया था। एक साथ जैसलमेर के 84 गांव पालीवालों ने खाली कर दिए थे कि अब हम इस राजा के राज के अंदर रहेंगे, हम और कहीं जाके हमारी कमा के खा लेंगे, और बाहर निकल गए थे जैसलमेर से। तो पालीवाल इस इलाके में बड़े डोमिनेंट हुआ करते उन दिनों। अब पालीवाल पाली के अंदर बिजनेस करते हैं। अब बिजनेस करते हैं, लूटपाट भी होगी। लूटपाट होगी तो पालीवालों को लगता था यार अपना काम बिजनेस करना है, अपना काम इस लूटपाट की तरफ रोकना, इस लूटपाट को रोकना नहीं। लूटपाट को रोकने के लिए कोई दूसरा बंदा होना चाहिए जो अपनी इस लूटपाट को रोके और अपने को आराम से क्या करने दे? बिजनेस। और अपने उसके बदले में क्या दे देंगे? टैक्स। राजा की आवश्यकता इसीलिए थी कि राजा जनता की क्या करेगा? रक्षा, और जनता उसको क्या दे देगी? टैक्स। किसान आराम से खेती करे, यदि उस पर हमला होता तो रक्षा कौन करे? राजा। व्यापारी आराम से व्यापार करे, यदि उस पर हमला होता तो रक्षा कौन करे? राजा। कोई पढ़ाने वाला आराम से पढ़ाए, यदि उस पर कोई हमला करे तो रक्षा कौन करे? राजा। और ये सारे लोग जो मिलकर उसको क्या दे देंगे? टैक्स। यही तो कहता है। तो पाली वालों को लगा यार इस इलाके के अंदर अपने को राजा की आवश्यकता है, पर राजा कहां से लाए? कौन राजा होना चाहिए अपना? उनके दिमाग में कहीं ना कहीं स्मृतियां थी कि किसी टाइम अपने पाली के अंदर राष्ट्रकूट रहते थे। कौन रहते थे?
उनको गए हुए 200 साल बीत गए, लेकिन उनके दिमाग में यार कोयटा में राष्ट्रकूट थे, और जब राष्ट्रकूट थे तब पाली के अंदर कोई भी लूटपाट होती नहीं थी। उनको लगा क्यों ना किसी राष्ट्रकूट को वापस बुलाया जाए, किसी राठौड़ को वापस बुलाया जो अपने यहाँ पर आके अपनी रक्षा कर सके। उन्होंने पता लगा आजकल कहाँ रहते हैं, कन्नौज। अब इनका मुख्य अड्डा कौन सा था? कन्नौज। लेकिन कन्नौज पे कब्जा कर गया था मोहम्मद गोरी। चंदावर के युद्ध के अंदर मोहम्मद गोरी इधर कब्जा कर लेता है, तो कन्नौज वालों की एक ब्रांच चली जाती है बदायूं। कहां चली जाती है? बदायूं। कन्नौज के पास में एक जगह पड़ती है, और कन्नौज के पास में जो जगह है वो जगह कौन सी है? बदायूं। पाली वालों को पता चला कि आजकल जो राठौड़ है वो कहां रहते हैं? बदायूं। इसलिए बदायूं जाते हैं। कहां जाते हैं? और बदायूं से राठौड़ों के एक राजकुमार को राजस्थान लेके आते हैं। उस राजकुमार का नाम था राव सिंहा। क्या नाम था? तो मारवाड़ आने वाला बाद में, मारवाड़ में राठौड़ राज्य की स्थापना करने वाला को राठौड़ था, तो कौन था? कहां से लेके आए उसको? कौन लेके आए थे? कौन लेके आए थे? ये 1240 के आसपास की बात है। कब की बात है? तो राजस्थान में राठौड़ों की पहली कोई रियासत स्टैब्लिश होती है तो वो कौन सी होती है? मारवाड़। मारवाड़ से बाद में एक भाई चला जाता है बीकानेर। कहां चला जाता है? मारवाड़ से एक भाई बाद में चला जाता है किशनगढ़। कहां चला जाता है? तो राठौड़ों की राजस्थान में 3 रियासतें थी। कौन कौन सी? मारवाड़, बीकानेर, किशनगढ़। लिखो राठौड़ रियासतें।